होशियारपुर नाम के गांव में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता को सजने संवरने का बहुत शौक था। होशियारपुर में हर महीने में एक बार मेला लगता था, जिसमें अलग अलग गांव के लोग सामान बेचने आते थे। अनीता भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती थी। आज तो बाजार में कुछ अलग ही रौनक है। देख, बहुत नए नए दुकान वाले आए हैं। हाँ वही तो, आज तो जमकर शॉपिंग होगी। अनीता सीता उस दुकान पर पहुँचते हैं जिस दुकान से हमेशा वह गहने लिया करती थी, पर अनीता को कुछ पसंद नहीं आता। अनीता की नजर पास के एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान की रौनक कुछ अलग ही रहती है। हर चीजों में एक अनोखी चमक दिख रही थी। चाचा, कुछ सुंदर सुंदर झुमके और चूड़ियां दिखाइए। भोला उसे सुंदर सुंदर चूड़ियां और झुमके दिखाता है, पर अनीता की नजर दूर लटके हुए एक झुमके पर पड़ती है और वो भोलू चाचा से कहकर वो झुमके मांगती है। अनीता, भैया मुझे वो झुमके देना। बेटा, ये झुमके बेचने के लिए नहीं है। अनीता के बहुत जिद करने पर भोला वह झुमके अनीता को बेच देता है। दोनों सहेलियां अपनी खरीदारी कर घर लौट आती हैं, पर लौटकर अनीता खरीदे हुए सामानों को ट्राई करती है। सीता भी वहां खड़े होकर अपने खरीदे हुए सामान को ट्राई कर रही थी, तो सीता चुप रहती है, पर अनीता को कुछ सुनाई देता है। अनीता की पसंद तो बड़ी खराब है, ऐसे कंगन कौन पहनता है? यह क्या कह रही हो तुम सीता? तुम्हें मेरे कंगन पसंद नहीं आए? सीता हक्की बक्की रह जाती है, यह सोचकर कि जो बात उसने मन में बोली वह अनीता कैसे समझ गई। अरे मैं कुछ और ही बोल रही थी, मुझे माफ कर, मैं अपने घर चलती हूँ। कुछ देर के बाद अनीता बाजार जाती है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक अनजान आदमी बैठा दिखाई देता है, जो अपने मन में कुछ कह रहा होता है। इस गांव के लोग पैसे वाले लगते हैं। आज रात को 2-4 घरों में चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। जैसे ही आशीष की नजर अनीता पर पड़ती है, वह पलट जाती है और उस दौरान झुमके अनीता के कानों से नीचे गिर जाते हैं। झुमके गिरते ही अनीता आशीष के मन की बात सुन नहीं पाती। सुनीता फिर जैसे ही झुमके कानों में पहनती है, उसे आशीष की बातें सुनाई देने लगती हैं। तो यह सब इन झुमकों के कारण हो रहा था। यह तो कोई जादुई झुमका लगता है, जो लोगों के मन की बात बताता है। अनीता गांव वालों को होने वाली चोरी के बारे में आगाह कर देती है। सारे गांव वाले रात को छुपकर आशीष का इंतजार करते हैं और आशीष पकड़ा जाता है। पूरा गांव अनीता की तारीफ करता है। इस तरह अनीता गांव में होने वाले कई मामलों को यूं ही निपटा दिया करती। एक दिन अनीता की माँ अनीता से पूछती है, तुझे कैसे पता चल जाता है लोगों की मन की बात? माँ, मैं जब बाजार गई थी तब मैंने ये झुमके खरीदे थे। जब भी यह झुमके पहनती हूँ, मैं लोगों के मन की बातों को सुन पाती हूँ। सरिता हमेशा से लोगों के मन की बातों को जानना चाहती थी। सरिता वह झुमके पहन लेती है और सज धज कर सुरेश के सामने जाती है। जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी मर्जी की कपड़े पहनती है और मुझसे आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, मैं आपके मनपसंद कपड़े नहीं पहनती हूँ। बहुत दिक्कत है ना आपको मुझसे? ठीक है, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यह कहकर सरिता कमरे में चली जाती है। सुरेश घबरा जाता है। अरे सरिता को कैसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? सुरेश सरिता को मनाने जाता है, पर वह जब भी मन में कुछ सोचता, सरिता उसे सुनकर और गुस्से से लाल हो जाती। यह सब देखकर अनीता बहुत परेशान हो जाती है। क्या सोचकर यह झुमके लाई थी और यह क्या हो रहा है? इन झुमकों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इसकी बुराइयां भी बहुत हैं। अगर हम यह सुनते रहे हमेशा कि कौन हमारे बारे में कितना बुरा बोल रहा है, तो इस तरह से तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
सरिता और सुरेश की लड़ाई को सुलझाने के लिए अनीता सुरेश के पास जाती है और उन्हें इन जादुई झुमकों के बारे में बता देती है और उनसे कहती है, अब आप जब भी मम्मी के पास जाओ या ना भी जाओ, मन में हमेशा मम्मी के बारे में बहुत अच्छा ही अच्छा बोलना। मम्मी यह सब सुन पाएगी और आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। सुरेश ऐसा ही करता है और सरिता और सुरेश का झगड़ा खत्म हो जाता है। सरिता को समझ आ जाता है कि अगर वह झुमके पहने ही रही तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और वह उन झुमकों को उतार देती है। मैं भी क्या बच्चों वाली हरकतें करने लग गई थी इन झुमकों के लिए। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे भी झुमकों की जरूरत नहीं है। झुमकों के कारण मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अनीता उन झुमकों को उन्हीं मेले वाले दुकानदार को वापस कर देती है। जादुई फेस क्रीम। सोनपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक रेनू नाम की औरत से शादी की। रेनू सोनम की सौतेली माँ बन गई और रेनू की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये सोनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसका बाप जिंदा है हम इसे घर से ही नहीं निकाल सकते। तुम ठीक कहती हो माँ। एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति सोनम और उसके बाप को मारकर उनकी दौलत पर कब्जा करने की बातें करते हैं। अगले दिन सोनम को देखने के लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आकाश की खूबसूरती को देख स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगी। लेकिन तभी आकाश और उसके घर वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं उस सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सोनम को अब पता चल जाता है। अगले दिन रेनू पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे जिससे बदसूरत बना जाता है। ध्यान रहे, एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल रेनू को जादुई क्रीम देकर चली जाती है। रेनू अगले दिन सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम दे देती है। बेटी, ये क्रीम मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना। सोनम को जादुई क्रीम देकर रेनू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। स्वाति, चलो माँ, हम तैयार होते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी रेनू को छींक आती है, फिर स्वाति को भी आती है। दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। तभी सामने से सोनम भी अपने पिता के साथ आती है। ये हम दोनों को छींक क्यों आ रही है? मुझे भी नहीं पता। दोनों जैसे ही हाथ मुंह पर से हटाते हैं तो सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों की नाक किसी टमाटर जैसे गोल गोल हो जाती है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग हम पर? स्वाति गुस्से में बोलती है। तभी देखते देखते उसका चेहरा काला पड़ जाता है। रेनू के हाथों के नाखून अपने आप बड़े और गंदे होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल जैसे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा काला क्यों पड़ गया? पता नहीं बेटी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनम कहती है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी,
ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारी जादुई क्रीम को तुम्हारी मेकअप क्रीम के साथ बदल दिया था। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए। अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो तुम माँ बेटी मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाती है और फिर सोनम और आकाश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। पूनम बड़े ध्यान से अपनी चचेरी बहन आशा को देख रही थी। आशा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी चाची भी सज धज कर आ गई। अरे पूनम, तू आशा का मुंह क्यों देख रही है? जा अपना काम धाम कर। चाची, सब काम हो गया है। चल एक बार फिर से झाड़ू लगा दे। फर्श पर बहुत धूल इकट्ठा हो चुकी है। हाँ, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। तू अपना और चाचा का खाना बना लेना, हम लोग खा कर आएंगे। ठीक है चाची। चाची, मैं अपने नाखून में नेल पॉलिश लगा लूं? चुप, बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। ब्रांडेड नेल पॉलिश है, तेरे गंदे नाखूनों के लिए नहीं बनी है। चल आशा, देरी हो रही है। देख पूनम, हमारे जाने के बाद किसी भी श्रृंगार के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और ज्यादा पिटाई हो जाएगी। समझ गई ना? ठीक है दीदी, आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चाची और दीदी के जाने के बाद पूनम अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रुआसी हो गई। मम्मी पापा, आप लोगों के जाने के साथ साथ मेरी तकदीर भी मुझसे रूठ कर चली गई। मुझे याद है, आप लोगों के साथ हर तरह की पहनने, खाने पीने की पूरी आजादी थी। अब तो कोई मनचाही चीज को पाना तो दूर, छूना भी मुश्किल हो गया है। कुछ देर में पूनम के चाचा घर पर आ गए। चाचा जी, यह लीजिए, पानी पीजिए। अरे, मैं आया नहीं कि तू पानी लेकर हाजिर हो जाती है। जलेबी लाया हूँ, खा लेना। तुम्हारी चाची और आशा कहाँ गई हैं? एक पार्टी में गई हैं चाचा जी। कह रही थी आने में देर होगी, खाना खाकर आएंगी। उन्हें आराम से आने दो। लाओ, हम दोनों जलेबी का मजा लेते हैं। चाचा की बातों और जलेबी ने पूनम का दुख भुला दिया। वह खुश हो गई। रात हो गई थी। कुछ देर में पूनम की चाची और आशा घर पर आ गई। क्यों री पूनम, अपने चाचा को खाना नहीं खिलाया? हम दोनों खा पी कर फिट हैं। आप लोगों का पेट भरा है ना? बड़ा कंडम खाना था, न तीखा था न जरा भी जायकेदार। पूरा मजा किरकिरा हो गया। बीच में मैं गिर भी गई। अरे, ये हाई हील की सैंडल में यही खतरा रहता है। कभी कभी पहनती हो और पैर डगमगा जाता है। चाचा, मुझे भी एक हाई हील की सैंडल चाहिए, एक नेल पॉलिश भी चाहिए। यह मुंह और मसूर की दाल, इनका बाप बड़ा खजाना छोड़ कर गया था ना। हाई हील की सैंडल पहनकर नेल पॉलिश लगाएंगी। आज के बाद कोई फरमाइश की बात मत करना। 2 वक्त का खाना मिलता है, बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। अपनी माँ की तरह ही बड़ी नाटकी है। 2 दिन के बाद दोपहर सभी लोग खाना खाने बैठे। पूनम, रात की 3 रोटी बची है, तू खा ले। ठीक है चाची। उसमें से एक मुझे दे दो और एक तुम भी खा लो। मैं आपको बासी रोटी क्यों खिलाऊं? मैं भी नहीं खाती। पूनम भी हम दोनों की तरह इंसान ही है। उसे क्यों खिला रही हो? वह रोज खाती है और खाकर पचाती है, हम नहीं पचा पाएंगे। आशा को तो उल्टी हो जाती है। आज से पूनम को सिर्फ ताजा खाना ही दिया जाएगा। पूनम, हम लोग खाना खाकर पड़ोस में एक प्रोग्राम में मिश्रा भाई साहब के यहाँ जाने वाले हैं। तुम बर्तन मांज लेना, सफाई कर लेना। कुछ देर के बाद में चाचा चाची और आशा पड़ोस में चले गए। पूनम बहुत दुखी मन से बैठी थी। इसी बीच दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। पूनम दौड़कर पहुंची और दरवाजा खोल लिया। सामने अपनी प्यारी मौसी निर्मला को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वह अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रही थी। नमस्ते मौसी, आइए। जीती रहो बेटी, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। रो रही थी ना? कुछ खास नहीं, मम्मी पापा की याद आ गई। बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बालों की क्लिप्स, खाने के लिए चॉकलेट और मिठाई भी।
ओह माय गॉड, मासी आप तो पूरी दुकान ही उठा लाई हैं। सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। मासी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे चाचा से कह चुकी हूँ कि मेरी बिटिया को मेरे साथ रहने दो, वे माने ही नहीं। तो चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी। लगता है सभी लोग बाहर गए हैं। चाचा और चाची यहीं पास में मिश्रा अंकल के यहाँ गए हैं। मासी, यह सारी चीजें मेरे लिए हैं, मैं इन्हें छू सकती हूँ? हाँ बेटा, यह सब तुम्हारे लिए है। ऐसे क्यों कह रही हो? खुशी के मारे यह बात मुंह से निकल गई। बिटिया, मैं समझ रही हूँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ है। मासी चाय पीने लगी और पूनम नेल पॉलिश खोलकर अपने नाखून में लगाने लगी। मासी देखो, मेरे नाखून कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत अच्छी और बहुत चमकीली नेल पॉलिश है। अरे बिटिया, जब मैंने पहली बार सवेरे इस नेल पॉलिश को लगाया तब तुम्हारे मौसा जी मुझ पर इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे 25 साल पहले वाला जमाना याद करा दिया। यह ले लो, वह ले लो, क्या चाहिए सब कुछ, बोलो वगैरह वगैरह। उन्होंने कई चीजें बिना मेरी फरमाइश के भी लाकर मेरे सामने पेश कर दी। उसी दिन शाम के 4:30 बजे हम एक पुराना प्रॉपर्टी का कई सालों से चल रहा मुकदमा भी जीत गए। उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए है। बिटिया, इस नेल पॉलिश में जादू है। मासी, आपको बहुत बहुत बधाई, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिटिया, मैंने फैसला किया है कि 50 लाख तुम्हारे नाम फिक्स डिपॉजिट में जमा करूंगी। तुम्हारे मौसा ड्यूटी पर से छूटने के बाद आज यहीं आने वाले हैं। यह लो 10,000 रुपए, अपने पास संभाल कर रखना। शाम को मौसा जी भी आ गए और कुछ देर में चाचा चाची और आशा भी आ गए। मौसा ने सबके सामने पूनम के लिए तो बहुत अच्छी बातें कही। हम लोग पूनम के नाम 1 लाख रुपए किस्त डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे एक मित्र जिनका लड़का अभी अभी IAS के एग्जाम में पास हुआ है, उसके लिए लोगों ने पूनम का हाथ मांगा है। वो लड़का भी हमारी पूनम की तरह बहुत सुंदर और संस्कारी है। भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो दूसरों का भला चाहते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। भाई साहब, हमारे पूनम की शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। हम आज से अपनी पूनम बिटिया को अपने घर ले जाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे, हमें कोई एतराज नहीं है भाई साहब। हमारी राजकुमारी को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हमें इसकी बहुत याद आएगी। मौसी यह बात सुनकर जल भुन गई। पूनम सज धज कर अपने मौसा मौसी के साथ कार में बैठकर उनके घर चली गई। नेल पॉलिश के चमत्कार से किस्मत उसके ऊपर फिर से मेहरबान हो गई।